समुराई। ये वर्ड जब हम सुनते हैं तब हमारे मन में एक फियरलेस वॉरियर की छवि दिखाई देती है। जापान में समुराइज की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होते हैं। वैसे ही समुराइज की एक डार्क साइड भी मौजूद है, जिसे एक एनिमे ने हम व्यूवर्स को दिखाया है। उस एनिमे का नाम है शिगुरुई यानी डेथ फ्रेंजी। एपिसोड की स्टार्ट ईयर 1629 से होती है। एक समुराई अपने किंग से रिक्वेस्ट करता है। उनका किंग हर साल एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें समुराई वुडन स्वॉर्ड्स के बजाय रियल स्वॉर्ड्स से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे स्किल्ड स्वॉर्डमैन किंग को एंटरटेन करने के चक्कर में मारे जाते हैं। यही सारी बातें असेंबली में वो समुराई किंग को समझाने की कोशिश करता है और समुराइज के दर्द को दिखाने के लिए वो अपने पेट से सारी अतड़ियों को बाहर निकाल देता है, ताकि किंग सभी समुराइज के दर्द को समझ सके। लेकिन किंग इस सारे तमाशे को देखकर उल्टा खुश हो जाता है और उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब उसी साल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें काफी सारे स्किल्ड समुराइज ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनमें से 2 समुराइज काफी ज्यादा स्पेशल थे और फर्स्ट मैच उन्हीं 2 समुराइज के बीच में था। पहले समुराई का नाम था गेनोसुके फुजिकी, जिसका एक हाथ कट गया था, यानी वो 1 आर्म्ड स्वॉर्डमैन था। उसके अपोनेंट का नाम इराको सेगन था, जो एक पैर से लंगड़ा और अंधा था, यानी एक तरीके से वो दोनों डिसेबल थे। उन दोनों के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। इराको मुमोयो साकानागरे फाइटिंग स्टाइल का यूज करता है और फुजिकी कोगान स्टाइल का। दोनों अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तब स्टोरी 7 साल पास्ट में चली जाती है, इमामोटो डोजो की तरफ, जो कोगान फाइटिंग स्टाइल को प्रैक्टिस करता था। अब डोजो उसे कहते हैं जहाँ पर समुराइज एक मास्टर से ट्रेनिंग लेते हैं। आप इसे तलवारबाजी का स्कूल भी समझ सकते हैं। उस डोजो में फुजिकी भी ट्रेनिंग ले रहा था। वो उस डोजो का सबसे पावरफुल स्टूडेंट था। उस डोजो का इंस्ट्रक्टर उशिमाटा, जो एक स्किल्ड वॉरियर था, वो फुजिकी को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी उस डोजो में एक अनजान शख्स आता है, जो कि एक समुराई था। वो उनके मास्टर इमामोटो कोगान को चैलेंज करता है। वो समुराई और कोई नहीं बल्कि इराको सेगन था। अब रूल्स के हिसाब से इस डोजो के मास्टर को चैलेंज करने के लिए उसे पहले इस डोजो के 2 समुराई से लड़कर उन्हें डिफीट करना होगा। सबसे पहले फुजिकी इराको से फाइट करता है, लेकिन इराको फुजिकी के उंगलियों को तोड़ देता है। फर्स्ट राउंड इराको जीत जाता है। अब नेक्स्ट मैच उशिमाटा और इराको के बीच था। एपिसोड 2 की स्टार्ट कोगान से होती है। उसी ने कोगान स्टाइल को इन्वेंट किया था। वो अपने स्टाइल से 6 क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट कर देता है, जिनमें से 2 क्रिमिनल्स के सर कटने के बावजूद गर्दन पर मौजूद होते हैं। यानी कोगान की फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा एक्यूरेट और पावरफुल थी। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इराको और उशिमाटा दोनों अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उशिमाटा कोगान स्टाइल का यूज कर इराको को आसानी से हरा देता है। इराको उसके स्वॉर्डमैन स्किल्स और फाइटिंग स्टाइल को देखकर दंग रह जाता है। वो हार मान लेता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे इस डोजो से ट्रेनिंग लेने दे, लेकिन उसके घमंड और रूड बिहेवियर के चलते उसे डोजो का पार्ट बनने से इनकार किया जाता है। इराको इस चैलेंज को हार गया था, इसलिए उसके स्वॉर्ड को जब्त कर लिया जाता है। इराको दौड़कर अपनी स्वॉर्ड छीनने के लिए जाता है, पर रूल्स को ब्रेक करने के कारण उशिमाटा गुस्से में उस पर हमला कर देता है और इराको डरपोकों की तरह ऊपर चढ़कर छिप जाता है। अब इराको को कैद कर लिया जाता है। मास्टर कोगान, जिसके पास कोगान स्टाइल की सीक्रेट टेक्निक थी, उसकी सिर्फ एक लौती बेटी थी जिसका नाम मिया था। अब इराको कोगान स्टाइल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसलिए वो सोचता है अगर वो इस डोजो में सबसे पावरफुल बन जाए तो वो कोगान का सक्सेसर बन पाएगा और इस पावरफुल सीक्रेट कोगान स्टाइल को सीख जाएगा। 3 दिन बाद मास्टर कोगान इराको से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। कोगान एक मास्टर स्वॉर्डमैन था, जिसकी वजह से उसे लोग टाइगर ऑफ काकेगावा कहकर भी पुकारते थे। यहाँ तक किंग भी उसे टाइगर ही बुलाता था। इराको को कोगान के सामने पेश किया जाता है और कोगान उसके सामने आता है, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। एक समुराई इराको के सर पर एक सोयाबीन रख देता है और कोगान अपने सीक्रेट टेक्निक की मदद से उस सोयाबीन को 4 हिस्सों में काट देता है, जो एक मामूली समुराई नहीं कर सकता।
एपिसोड 3 के स्टार्ट में इराको डोजो में समुराई वॉरियर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और कोगान उसके स्किल्स को देख रहा था। यानी अब वो डोजो का पार्ट बन गया था। डोजो में इराको ने उशिमाटा के स्वॉर्डिंग टेक्निक को काफी कम समय में ही मास्टर कर लिया था, इसलिए वो डोजो का सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन गया था। सबको लगने लगा था कि अब कोगान स्टाइल का सक्सेसर इराको होगा, ना कि फुजिकी, जिसकी वजह से मिया परेशान थी क्योंकि वो फुजिकी को पसंद करती थी। लेकिन अब शायद उसे इराको को ही अपना लाइफ पार्टनर चुनना होगा। रात को फुजिकी उशिमाटा के फाइटिंग स्टाइल को प्रैक्टिस कर रहा था। फुजिकी अपने लिमिट से ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए उशिमाटा वहाँ आकर उसे समझाता है और अपने माइंड से इराको के थॉट्स निकालने के लिए कहता है ताकि वो कम समय में ही बहुत सारी नॉलेज गेन कर सके बिना किसी स्ट्रेस के। उसी रात कोगान अपनी बेटी के पास जाता है और चेक करता है कि क्या वो अब मैरिज के लिए तैयार है या नहीं, जहाँ पर मिया ने प्यूबर्टी को हिट कर लिया था। इसलिए कोगान उशिमाटा से उसी रात मिलने जाता है और उससे सलाह लेता है कि इराको और फुजिकी में से मिया के लिए कौन बेहतर होगा। उशिमाटा फुजिकी का नाम सजेस्ट करता है क्योंकि वो मिया की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। कोगान गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड उशिमाटा के मुंह में डाल देता है। वो उशिमाटा को वार्न करता है कि उसे सिर्फ एक ताकतवर समुराई चाहिए जो उसका सक्सेसर बन सके। अब कोगान फुजिकी और इराको इन दोनों को टास्क देता है, जो भी निसाका टाउन में मौजूद ट्विन समुराइज के सिर उसे ला कर देगा वो उसका सक्सेसर बन जाएगा। ट्विन समुराइज निसाका टाउन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराइज थे जो फुडा की फाइटिंग स्टाइल का यूज करते थे। रात को इराको और फुजिकी निसाका जाते हैं। वो दोनों भाई टेम्पल के पास मौजूद थे। वो दोनों उन ट्विन समुराइज को वहां पर रोक लेते हैं। ट्विन समुराइज उनके फाइटिंग स्टाइल को देखकर पहचान जाते हैं कि ये दोनों कोगान डोजो से बिलोंग करते हैं। अब ट्विन्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फुना की स्टाइल का यूज करते हैं। फुजिकी कोगान स्टाइल का यूज कर ट्विन्स पर भारी पड़ता है और दूर से ही अपने अपोनेंट के फोरहेड पर अटैक करता है। इसकी वजह से ट्विन्स को उनकी ताकत समझ आती है, पर तब तक देर हो गई थी। इराको मौके का फायदा उठाकर उन दोनों के सर काट देता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में फुजिकी अपने साथियों के साथ होता है। उन सब को लग रहा था कि ट्विन्स समुराइज को रियली फुजिकी ने मारा है क्योंकि फर्स्ट अटैक उसी का था। इराको ने सिर्फ इस बात का फायदा उठाया जिसकी वजह से वो अब कोगान स्टाइल का सक्सेसर बनेगा। दूसरी तरफ इराको फॉरेस्ट में अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस पूरी होने के बाद रात को वो हॉट स्प्रिंग में जाता है मास्टर कोगान के वाइफ से मिलने, जिसका नाम इकुयो था। वो उसे एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जहाँ पर कोगान ने अपने मास्टर के द्वारा दिए हुए स्वॉर्ड से एक लेडी को एग्जीक्यूट कर दिया था। उसने कटाना को इतने तेजी से घुमाया था जिसकी वजह से एक और शख्स वहाँ पर मारा गया। वो कट इतना परफेक्ट था कि बॉडी में से खून भी कुछ देर बाद निकला। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि इकुयो का फियांसे था जिसे कोगान ने मार दिया। ये बात जानकर इकुयो कोगान से अब नफरत करने लगती है और वो इराको की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती है। बाहर उशिमाटा इराको का पीछा करते हुए इकुयो के घर तक आ गया था। डोजो में आने के बाद वो इराको से इकुयो के घर जाने की वजह पूछता है, लेकिन वो उससे झूठ बोल देता है। उशिमाटा असली वजह जानता था, इसलिए वो अपने चेहरे के जख्म दिखाकर इराको को वार्न करता है। अब वो दिन आ गया था जब कोगान अपना सक्सेसर चुनने वाला था और वो इराको था। वो अपने बेटी को इराको को दे देता है और उसे उसी रात उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी बेटी से सिर्फ एक ताकतवर वंशज चाहिए था और कुछ नहीं। पर मिया फुजिकी को पसंद करते थे, पर फुजिकी अपने मास्टर की बात मानता है और मिया को इराको के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए कहता है। अब मिया को लगने लगा था कि सारे समुराइज कोगान के पपेट से जो सिर्फ उसी की हर एक बात मानते हैं, इसलिए अब वो तय करती है कि वो सुसाइड करेगी। लेकिन इराको कोगान से रिक्वेस्ट करता है कि मिया के साथ वो रिलेशंस मैरिज के बाद ही बनाएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद मिया सुसाइड कर सकती है। इसलिए कोगान भी मान जाता है क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। इस इंसिडेंट की वजह से मिया के मन में इराको के लिए फीलिंग्स जग जाते हैं। कुछ दिनों बाद
फुजिकी के सामने निसाका से एक समुराई आता है जो ट्विन समुराइज के मौत का बदला लेने आया था। फुजिकी पहले से ही गुस्से में था। वो सिर्फ अपने 2 उंगलियों का यूज कर अपने कटाना से उस समुराई को मार देता है। ये अटैक काफी ज्यादा तेज था और वो एहसास कर लेता है कि अभी अभी उसने एक नई टेक्निक को इन्वेंट किया है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में इराको डोजो में फुजिकी को अपना अपोनेंट समझकर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां पर मिया उससे मिलने आती है। इराको अपने मास्टर का गुलाम नहीं था, इसलिए मन ही मन वो उसे पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ फुजिकी अपने नए टेक्निक के बारे में सोच रहा था जिसे उसने हाल ही में इन्वेंट किया। फुजिकी टाउन में मौजूद टेंपल में जाता है मेडिटेट करने के लिए ताकि इराको के ख्याल उसके मन से हट सके। दूसरी तरफ इराको कोगान की वाइफ इकियू से मिलने जाता है। वो उसके साथ फिजिकली इंटीमेट भी होता है। कोगान एक ओल्ड मैन था और इराको एक यंग समुराई, इसीलिए इकियू उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। टेंपल में फुजिकी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इराको के ख्याल उसे सता रहे थे, जिसकी वजह से गुस्से में वो अपने न्यू टेक्निक का इस्तेमाल कर टेंपल में मौजूद आइडल को 2 टुकड़ों में काट देता है। उसका कट बेहद ही ज़्यादा शार्प था। कुछ दिनों बाद इराको अपने माँ से मिलने जाता है जो टाउन के बाहर एक घर में रहती थी। उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। इराको अपने मॉम को राइस बॉल्स खाने के लिए देता है और पीछे से उनकी गर्दन मरोड़कर उन्हें मार देता है क्योंकि वो अब एक डोजो का मास्टर बनने वाला था। वो कोगान का सक्सेसर बनने वाला था। वो अपने मॉम के चलते अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ कोगान इक्यू के साथ इंटीमेट हो रहा था। इंटीमेट होते वक्त वो सेंस कर लेता है कि इराको उसके वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था। अब कोगान का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो इराको को अर्जेंटली अपने पास बुला लेता है। अकीबा माउंटेन पर ये वही जगह थी जहाँ पर कोगान फाइटिंग स्टाइल का इन्वेंशन हुआ था। कोगान अपने फुल समुराई आउटफिट में मौजूद होता है। इराको को लग रहा था कि वो आखिरकार कोगान स्टाइल के सीक्रेट टेक्निक को जान पाएगा। एपिसोड 6 के स्टार्ट में कोगान एज अ पनिशमेंट इक्यू के ब्रेस्ट पर एक कट लगाता है। अकीबा माउंटेन पर कोगान इराको को उशिमाटा से लड़ने के लिए कहता है। इराको को अब लग रहा था कि वो इस मैच को आसानी से जीतकर कोगान का सक्सेसर बन पाएगा, पर उशिमाटा वुडन स्वॉर्ड से ही इराको को इंजर्ड कर देता है और इराको का घमंड फिर से चकनाचूर हो जाता है। अब इराको इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट राउंड में फुजिकी इराको से लड़ने आता है और अपनी सीखी हुई सीक्रेट टेक्निक का यूज कर इराको से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इंजर्ड हालत में भी इराको फुजिकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक रीमैच था। पिछली बार इराको जीत गया था, पर इस बार फुजिकी अपने नए टेक्निक का यूज कर इराको पर काफी तेजी से वार करता है, जिसमें फुजिकी के सिर से खून निकल जाता है, पर फुजिकी के वार को झेल नहीं पाता और नॉकआउट हो जाता है। फुजिकी कोगान के सामने झुक जाता है। उसे लग रहा था कि मैच खत्म हो गई, लेकिन इराको उसके ऊपर पीछे से वार कर देता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है। इराको अब डोजो का मास्टर बन जाता है और मिया से शादी कर लेता है। इराको की माँ भी उसके साथ थी, जबकि वो मर चुकी थी। इराको समझ जाता है कि वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। रियलिटी में फुजिकी उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा था। अब इराको को फिर से कैद कर लिया जाता है और इक्यू को उसके प्राइवेट पार्ट को एज अ पनिशमेंट जलाने के लिए कहा जाता है। इक्यू गरम रॉड को इराको के प्राइवेट पार्ट की जगह अपने ब्रेस्ट पर टच करती है ताकि उसके बॉडी को वो टच ना हो सके। इक्यू उसे वहां से भागने के लिए कहती है और इराको वहां से भागकर बाहर आ जाता है, जहां पर कोगान उसका इंतजार कर रहा था। इराको को लड़ने के लिए एक स्वॉर्ड दी जाती है ताकि फाइट बराबरी की हो। डोजो में मिया के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इराको इस डोजो का मास्टर बन जाएगा। कोगान ने अपनी बेटी को सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने का जरिया समझा। कोगान के टॉर्चर के चलते उसकी पहली वाइफ सुसाइड कर लेती है, जो मिया की माँ थी। उसी वक्त से मिया के चेहरे पर से हंसी चली गई थी, लेकिन अब वो खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इराको के साथ वो बिना किसी डर के रह सकती है। पर अकीबा माउंटेन पर कोगान अपने कटाना की मदद से इराको की आंखें फोड़ देता है। वो उसे सजा के तौर पर अंधा कर देता है। इक्यू के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना इराको की सबसे बड़ी गलती थी।
और उसे उसकी कीमत अपनी आंखें खोकर चुकानी पड़ी। उसे डोजो से भी निकाल दिया जाता है। अब फुजिकी कोगान का सक्सेसर बन जाता है। उसी दिन उशिमाटा को फुजिकी के अंदर एक अलग ही परछाई दिखाई दी, जैसे एक और कोगान का जन्म हुआ हो, जैसे काकीगावा में एक और टाइगर आया हो। एपिसोड 7 की स्टार्ट ईयर 1628 से होती है, जहां पर होटल में कुछ समुराइज कोगान स्टाइल का मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक यंग समुराई उनकी बातें सुन रहा था, जो कोगान का स्टूडेंट था। वो उन सबको माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से एक उसके मुंह पर ही कोगान की बेइज्जती कर देता है। गुस्से में आकर वो यंग समुराई सेकंड्स में अपने कटाना से उस समुराई के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। अब वो यंग समुराई डोजो लौट आता है और इस सारे इंसिडेंट के बारे में उशिमाटा को इन्फॉर्म करता है। उन सभी समुराइज ने उसे चैलेंज किया था स्वॉर्ड फाइट के लिए। वो उशिमाटा से फाइट की परमिशन मांगता है और उशिमाटा उसके साहस को देखकर खुश हो जाता है। 1 साल पहले इसी यंग समुराई ने इस डोजो को ज्वाइन किया था, जिसका नाम था सुजुनोसुके कोंडो। सुजुनोसुके फुजिकी के साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। इसलिए सुजुनोसुके के बदले फुजिकी समुराई से लड़ने जाता है। डोजो में उशिमाटा चैलेंज के बारे में कोगान के साथ बैठकर बात कर रहा था। अंदर हम मिया को भी देख सकते हैं, जिसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। इराको को डोजो से निकाले 3 साल हो चुके थे। उसी वक्त से मिया ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो हफ्ते में 1-2 बार ही कुछ चावल खा लिया करती थी। दूसरी तरफ फुजिकी बिना अपने स्वॉर्ड का यूज़ किए सभी समुराइज को नॉकआउट कर देता है। वो इन 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। तब स्टोरी 2 साल पास्ट में जाती है, जहाँ पर फुजिकी कोगान के रूम की सफाई कर रहा था। तभी कोगान उसे एक क्ले पॉट के जरिए अपनी सीक्रेट टेक्निक का राज बता देता है और उसी वक्त फुजिकी उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में उसने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। उसी टेक्निक का यूज कर फुजिकी उन सभी समुराइज के लीडर को भी मार देता है। वो उनमें से एक समुराइज को अधमरी हालत में छोड़ देता है, ताकि कोगान डोजो का खौफ कम ना हो और लोगों को उनके ताकत के बारे में पता चल सके। सुजुनोसुके फुजिकी की तरह ही एक स्किल्ड समुराई बनना चाहता था। अगले दिन जो फुजिकी डोजो में एंटर करता है, ऊपर वो सुजुनोसुके का कटा हुआ सिर देखता है। एपिसोड 8 के स्टार्ट में उशिमाटा सुजुनोसुके का कटा हुआ सिर लेकर कोगान के पास जाता है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं सुजुनोसुके को उसी ने ही नहीं मार दिया। उसे उसके रूम के बाहर खून दिखाई देता है, पर कोगान अंदर मछली को कच्चा ही खा रहा था। वो खून उसी का था, यानी सुजुनोसुके का खून कोगान ने नहीं किया। इसीलिए उशिमाटा लोकल ऑफिशियल्स को मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करता है और उन्हें फॉरेस्ट में सुजुनोसुके की लाश मिलती है। उन्हें शक था कि ये उन्हीं समुराई ग्रुप्स का काम होगा जिन्हें सुजुनोसुके ने चैलेंज किया था। अब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। रात को उशिमाटा डोजो में मीटिंग बुलाता है और किलर को जल्द से जल्द खोजने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब ये सवाल डोजो के रेपुटेशन का था। उनमें से एक समुराई सजेस्ट करता है कि हमें एक फेक किलर को बनाकर उसे मार देना चाहिए, ताकि हमारे डोजो की रेपुटेशन बनी रहे और हमें रियल किलर को भी खोजने का वक्त मिल सके। वो सब ये तय करते हैं कि वो उनके डोजो के फॉर्मर स्टूडेंट को मार देंगे, उसे एज अ किलर बनाकर। वो स्टूडेंट उनके डोजो को 1 साल पहले ही छोड़कर चला गया था। उन सब के बीच हुए मतभेदों के कारण रात को डोजो का एक समुराई उसे मारने जाता है और उसे आसानी से मार भी देता है। लेकिन लौटते वक्त ब्रिज के पास उसे एक आदमी मिलता है जो अपने कटाना का यूज कर उसे मार देता है। यही समुराई सुजुनोसुके का रियल किलर था। सुबह वो ब्रिज के पास कोगान डोजो के समुराई का कटा हुआ सिर रख देता है, जिसकी वजह से अब फेक किलर को मारकर रेपुटेशन बचाने का प्लान भी फेल हो जाता है। इस इंसिडेंट के बारे में पूरे टाउन में चर्चा होने लगती है और एक अनजान आदमी कोगान स्टाइल का मजाक उड़ाता है, कोगान डोजो के समुराई के सामने ही। इसीलिए वो पलक झपकाने से पहले ही अपने हाथों का ही यूज कर उस आदमी को मार देता है और उसकी आँख खा जाता है, ताकि डोजो का खौफ टाउन में बना रह सके। रात को वही समुराई अकेला फॉरेस्ट में सुजुनोसुके को याद करते हुए रो रहा था। तभी वही किलर वहाँ आकर उस समुराई को बीच से ही काट कर मार देता है और उसका सिर
फिर से ब्रिज के ऊपर रख देता है। इस बार उस किलर के साथ एक और आदमी था, यानी वो किलर अकेला नहीं था। एपिसोड की स्टार्ट ईयर 1627 से होती है, जहां पर फूजिकी अपने साथियों के साथ डिनर कर रहा था। इराको को पनिश किए 2.5 साल हो चुके थे। मिया मेंटली और फिजिकली काफ़ी वीक हो चुकी थी। इसकी वजह से कोगान काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो अपने बेटी से सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड चाहता था। एक दिन मियान कोगान के कटाना को लेकर डोजो से भाग जाती है, जिसकी वजह से कोगान गुस्सा हो जाता है। कोगान को वो स्वॉर्ड उसके मास्टर ने दी थी। वो अपने सारे समुराइज को उसे मारकर उस कटाना को वापस लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर ऐसा जल्द से जल्द नहीं किया गया तो डोजो की रेपुटेशन खराब हो सकती है। सभी समुराइज उसे ढूंढने लगते हैं और एक समुराई को मिया टेम्पल में मिल जाती है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी फूजिकी और सुजुनोसुके वहां आकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब फूजिकी मिया की तरफ आगे बढ़ता है और मिया उसके तरफ कटाना से अटैक करती है, लेकिन उसके हाथ से वो स्वॉर्ड फिसल जाती है और फूजिकी तुरंत उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फूजिकी के लिए अब भी अपने मास्टर की प्राइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो दोनों मिया को लेकर डोजो वापस आते हैं, जहाँ पर मिया को लग रहा था कि इराको उसके लिए एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर फूजिकी उशिमाटा से कहता है कि शायद किलर इराको सेगन हो सकता है, जो हमसे बदला लेने वापस आया है। वो यही काकेगावा में कहीं पर तो छिपा हुआ है। अब सारे समुराइज टाउन में मौजूद हर एक ब्लाइंड पर्सन के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था एक ब्लाइंड मैन दूसरे ब्लाइंड मैन को सहारा दे सकता है। उनमें से 2 समुराइज एक ब्लाइंड आदमी के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए। वो आदमी उन्हें टोडुजा ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक ब्लाइंड मैन था, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली कोगान की एनिमी थी। शाम को कोगान डोजो का समुराई हॉट स्प्रिंग में जाता है और वो किलर वहीं पर मौजूद था, जैसे वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो किलर तेजी से अपने कटाना की मदद से उस समुराई को बीच से काट देता है और कोगान डोजो के चौथे समुराई को भी मार देता है। अब डोजो में फूजिकी अपने साथियों को हेलुसिनेट कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है टोडुजा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पर कोगान डोजो का एक समुराई मौजूद था, जिसने कोगान डोजो के उन समुराइज की लोकेशन और उनकी सिचुएशन टोडुजा के आदमियों को बताई थी, ताकि उन समुराइज को मारा जा सके। यानी इसी समुराई की वजह से कोगान डोजो के 4 समुराइज मारे गए। इसका मतलब किलर भी टोडुजा ऑर्गेनाइजेशन में ही छिपा हुआ है। अब वो समुराई जब लौट रहा था, तब उसे फूजिकी रोक लेता है। उसे उसके गद्दारी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे मार देता है। एपिसोड 10 के स्टार्ट में अब मिया की हालत काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इराको उसे लेने के लिए इस टाउन में आ गया है। अब कोगान को लगने लगा था कि उशिमाटा और फूजिकी ने कोगान स्टाइल के सीक्रेट्स टोडुजुआ ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिए हैं, क्योंकि वो दोनों काफ़ी समय से डोजो में मौजूद नहीं थे। अब कोगान का भरोसा सभी पर से उठ जाता है। कुछ दिनों बाद कोगान को टोडुजुआ के लीडर मारिको का इनविटेशन आता है। उसने कोगान को अपने पास बुला लिया था। मारिको एक ब्लाइंड स्वॉर्डमैन था, इसलिए उसने कोगान को अपने पास मौजूद एक नए स्टाइल के स्वॉर्ड को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया था। कोगान एक मास्टर स्वॉर्डमैन था। ये स्वॉर्ड स्पेनिश स्वॉर्ड थी, जो स्पेन से जापान आई थी। कोगान इस स्वॉर्ड के बारे में कहता है कि ये स्वॉर्ड कट नहीं कर पाएगी। अब मारिको कोगान से कहता है, क्यों ना हम एक फ्रेंडली मैच खेले, जिसमें तुम्हारा एक स्टूडेंट इस स्वॉर्ड का सामना करेगा। कोगान मान जाता है और फूजिकी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कोगान उसके हाथ से वुडन स्वॉर्ड को ले लेता है और फाइट के लिए आगे बढ़ता है। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था, इसलिए कोगान उस स्वॉर्डमैन से लड़ने जाता है। मारिको का स्वॉर्डमैन काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड था। उसकी स्वॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। कोगान को लग रहा था कि ये सिर्फ एक शो पीस है, लेकिन ये एक स्पेनिश स्वॉर्ड थी, जो कटिंग के लिए नहीं बल्कि थ्रस्ट के लिए बनाई गई थी, जो अपने थ्रस्ट से अपोनेंट को खत्म कर देती है। मारिको का स्वॉर्डमैन अपने स्वॉर्ड के थ्रस्ट के मदद से उस तलवार को कोगान के सीने के आर पार कर देता है। वहीं पर कोगान इराको को भी देख लेता है। मारिको के स्वॉर्डमैन का नाम सुकियोन था, जिसे स्पेशली इस स्वॉर्ड प्ले को मास्टर करने के लिए कहा गया था। इस स्वॉर्ड के मदद से
उसने टूर्नामेंट में भी काफ़ी सारे समुराइज को मौत की घाट उतार दिया था और अब वो कोगान को मारने वाला था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड कोगान के हार्ड स्किन को भेद नहीं पाती। अब कोगान गुस्से में आ जाता है क्योंकि मारिको ने इराको को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी थी। कोगान अपना गुस्सा सिक्यून पर उतार देता है और उसे एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। ये एक फ्रेंडली मैच था, इसलिए वो उसकी जान नहीं लेता। अब सेकिन गुस्से में ही अपने ब्लाइंड मास्टर को मारने आगे बढ़ता है, तभी मारिको का बॉडीगार्ड सेकिन को मार देता है। ये वही आदमी था जो किलर के साथ मौजूद था, यानी किलर इराको सेगन ही था। रात को कोगान मारिको के साथ डिनर करता है, वहाँ पर इक्यू भी मौजूद थी और दूसरी तरफ इराको फूजिकी से मिलने जाता है और उनका अपमान करता है। वो उन्हें बता देता है कि सिक्यून के जरिए वो फूजिको को मारने वाला था, लेकिन बीच में कोगान आ गया। अब इराको फूजिकी से कहता है, तुम मेरा अगला शिकार हो और मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार दूंगा। एपिसोड 11 की स्टोरी अब 7 दिन आगे शिफ्ट होती है, जहां पर उशिमाटा डिफरेंट टाउन्स के डोजो को कॉन्कर करने निकल जाता है। अगर कोई शख्स डोजो के मास्टर को हरा दे तो बदले में उसे डोजो मास्टर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए पैसे देता है। इस बार उशिमाटा अकेला ही चला गया था क्योंकि ये कोगान डोजो की एक प्रथा थी जिसे हर साल फॉलो किया जाता है। अब कोगान के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उशिमाटा ने फूजिकी को दी थी, लेकिन अपने मास्टर के सिक्योरिटी के लिए वो और 3 समुराइज को डोजो में भेज देता है। अब फूजिकी उनके कैपेबिलिटीज को परखने के लिए उनमें से एक समुराई का सामना करता है, लेकिन वो फूजिकी के सामने टिक नहीं पाता। शाम को फूजिकी को इराको की तरफ से एक लेटर आता है, जहाँ पर उसने फुल मून के रात को उसे अकीबा माउंटेन पर फाइट के लिए चैलेंज किया था। अब फुल मून की रात आ जाती है और ये सीजन ऑटम का था, इसलिए समुराइज ऑटम के फुल मून नाइट पर अपने डोर्स और विंडोज को ओपन रखते हैं ताकि मूनलाइट अंदर आ सके। उसी रात मिया भी फुल मून देखने के लिए आती है। दूसरी तरफ फूजिकी इराको से लड़ने के लिए अकीबा माउंटेन पर जाता है। इराको और इक्यू दोनों अपने घर से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे उनका रास्ता रोक लेते हैं। इराको एक ब्लाइंड समुराई था, इसलिए वो सब उसे वीक समझते हैं और इराको को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपने कटाना की मदद से उन सभी पर जोरदार वार करता है, लेकिन उसका ब्लेड एक पेड़ में फंस जाता है। पर वो कटाना पर इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि वो उस पेड़ को ही काट देता है और उन लुटेरों को भी। अब इराको ने अपने पीक फॉर्म को अचीव कर लिया था। दूसरी तरफ काकेगावा से कोसों दूर उशिमाटा को असैसिनेट करने के लिए मारिको कुछ समुराइज को भेजता है। वो सब उस पर निंजा ब्लेड से हमला करते हैं, पर वो सारे वार को अपने वुडन स्वॉर्ड पर लेकर उन सब को मार देता है। अब मारिको का बॉडीगार्ड अपने क्लॉस को लेकर उशिमाटा पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ फूजिकी से लड़ने के लिए इराको के बजाय कोई और ही आता है जिसके पास गन मौजूद थी। वो फूजिकी पर बुलेट शूट करता है, लेकिन फूजिकी अपने कटाना के हैंड गार्ड का यूज कर उस बुलेट को रोक लेता है। फूजिकी तुरंत उस आदमी को मार देता है। वो इराको का प्लान समझ जाता है। कोगान डोजो के गेट पर भी 2 लोग मौजूद थे। लास्ट एपिसोड के स्टार्ट में इराको एज ए म्यूजिशियन बनकर डोजो में एंटर करता है। उन समुराइज को लग रहा था कि वो एक ब्लाइंड आदमी है, इसलिए उन्हें उससे कोई भी खतरा नहीं होगा। इराको अब अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। कोगान रूम के दूसरी तरफ मौजूद था, इसके वजह से वो म्यूजिशियन के फेस को नहीं देख पाता। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद इक्यू कोगान के सामने जाती है और अपने पीठ पर मौजूद टाइगर और ड्रैगन के टैटू को उसे दिखाती है। अब कोगान समझ जाता है कि उसके सामने कौन मौजूद है। कोगान अपने कटाना की मदद से टैटू में से ड्रैगन को हटा देता है क्योंकि वो टाइगर था। उशिमाटा के द्वारा भेजे हुए समुराइज कोगान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर कोगान उन्हें ही मार देता है। वो अपने एनिमी के बीच किसी और को नहीं चाहता था। कोगान की पावर्स भी अब अपने फुल पोटेंशियल में आ जाती है। कोगान कुछ ब्लड को ऊपर उछाल देता है ताकि इराको उसे सेंस ना कर सके, इसलिए इराको भी बाहर भाग जाता है। कोगान उसके रास्ते में कटाना को फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका एक पैर कट जाता है। इराको अब सेंस कर पाता है कि उसका मुकाबला एक
रियल टाइगर से है। वो कोगान के फाइटिंग स्पिरिट को महसूस कर रहा था। घने बादल चांद को ढक देते हैं और इक्यू भी लैंप बंद कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर घना अंधेरा छा जाता है। कोगान अंधेरे में महसूस करता है कि उसके सामने एक ड्रैगन मौजूद है। उन दोनों की पावर्स अब पीक पर थी। कोगान अपने सीक्रेट टेक्निक नागारी बोशी का यूज करता है और इराको अपनी बनाई हुई टेक्निक मुमुयो साका नागरे का यूज करता है। इक्यू को लग रहा था कि वो और इराको दोनों मारे जाएंगे। दोनों समुराइज एक दूसरे पर वार करते हैं। इराको कोगान के अटैक को डॉज कर पाया था, लेकिन उसे कोगान के गिरने की आवाज़ नहीं आई थी। इसका मतलब कोगान अब भी जिंदा था। अब इराको को वो सब लोग हॉन्ट करने लगते हैं जिन्हें उसने मारा था। वहाँ पर मिया भी एक ब्राइड के ड्रेस में बाहर आती है। कोगान अपने बेटी को सालों बाद खुश देखकर रोने लगता है। तभी पीछे से इराको कोगान के सीने में कटाना से वार कर देता है और हम ये भी देख पाते हैं कि कोगान का आधा चेहरा कटा हुआ था, यानी इराको ने पहले वार में कोगान के चेहरे को काट दिया था। कोगान अपने बेटी के सामने ही दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद फूजी की डोजो में लौट आता है। तब तक देर हो चुकी थी, कोगान मर चुका था। फूजी की फिर भी कोगान के मुंह से ब्लड क्लॉट्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। अब मिया अपने फादर के मौत से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। 7 दिनों बाद उशिमाटा काकेगावा लौट आता है, जहाँ पर अपने मास्टर को खोने के गम में वो टूट जाता है। अब इराको को किंग के सामने पेश किया जाता है और किंग उल्टा उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि उसने टाउन के सबसे पावरफुल समुराई को मार दिया था। किंग उसे अपने स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। वो इराको के फाइटिंग स्टाइल को देखना चाहता था। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस सीरीज का सीजन 2 अभी तक नहीं बनाया गया है, इसलिए इस एनिमे की स्टोरी लाइन इसके मांगा में कंटिन्यू होती है। ये एनिमे अपने साथ काफ़ी सारे सवाल छोड़कर जाती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मांगा में ज़रूर मिलेंगे। आप सबके सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगा। सीरीज के स्टार्ट में हम फूजिकी का कटा हुआ हाथ देखते हैं। उस हाथ को इराको ने ही काट दिया था। सीरीज के स्टार्ट में दिखाई हुई मैच का विनर भी फूजिकी होता है। वो इराको के सर को काट कर उसे मार देता है। अगर आपको ऐसे ही समुराई पर बेस्ड एनिमेज या फिर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आपके कुछ सजेशंस भी दीजिए, ताकि वो सीरीज़ में आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।